हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है हिमाचल प्रदेश पटवारी का क्वेश्चन पेपर। ये 2013 का प्रश्न पत्र है। आपको मैं 2012 से लेकर 2019 तक 2012, 13, 15, 16 और 19 में जो भर्ती परीक्षाएं हुई है पटवारी की, इनके क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। इनका डिटेल सोल्यूशन जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो प्रश्न पत्र है ये पहले कंडक्ट किया जाता था, आपकी ये जो भर्ती परीक्षा है पहले कंडक्ट की जाती थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा, लेकिन इस बार जो भर्ती आएगी आपकी ये HPCRA के थ्रू आएगी, जो हमारा राज्य चयन आयोग है उसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी। तो इसके R&P रूल जिस तरीके से आएंगे, जब आएंगे तब जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो है प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर हम जो है चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रांत है, कौन सा जो है ऐसा राज्य है जहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती जो है वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि उत्तराखंड भी जो है ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, उत्तर प्रदेश से ही काट के बाद में उत्तराखंड बना है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका था वो उत्तराखंड बनाया गया था। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन चारों को आपको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या इनके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है वो लगती है। तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का जो बाउंड्री शेयर है वो इन चारों राज्यों के साथ है। पंजाब के साथ भी है, पंजाब के साथ हमारे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। इसके अलावा आपका हरियाणा, इसके साथ भी हमारी बाउंड्री शेयर होती है। उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर होती है और उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्री शेयर होती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच होती है, तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है ये अपनी कुछ एक बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम, इसके जो रचनाकार है उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है, या तो वंदे मातरम की रचयिता पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि इसकी रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। या फिर पूछा जाता है कि वंदे मातरम लिया कहाँ से गया है, तो बंकिम चंद्र की एक जो है रचना थी, इनका उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। इनके उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ। इसी आनंद मठ से जो है ये लिया गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर, अगर हम बाय ऑप्शन बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी रचना की है। राष्ट्रगान को गाने का जो समय है वो कितना है? 52 सेकंड, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर। और जो हमारा जनगण मन है ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? पहले बांग्ला में था, फिर बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ये रविंद्रनाथ टैगोर जनगण, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान। जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिएगा। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, जो भी आपके सिंगल शिफ्ट वाले एग्जाम होते हैं, सिंगल डे एग्जाम होते हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे आपका टेट का हो या फिर आपका कमीशन हो, उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस का हो गया आपका, और भी जितने भी सिंगल डे एग्जाम है इनमें जो इंपॉर्टेंट डेज है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है यहाँ से एक क्वेश्चन इनमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 जून से, तो 5 जून को हर साल हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन से बात करें, वर्ल्ड जो हेल्थ डे है यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने एडीओ का प्रश्न पत्र कल ही डिस्कस किया था उसमें, कि जो वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ डे है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। कहाँ पे की गई थी? आपकी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। पर्यावरण के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें एड्स डे की, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स डे। और इसके अलावा जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी पूछी जाती है। ये हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी मेडिसिन दी जाती है अगर किसी के एसिड बना हुआ हो? तो एंटी एसिड जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। एंटी एसिड दी जाती है। एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक कब दी जाती है? एंटीबायोटिक दी जाती है अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। एनालिसिक जो आपकी होती है ये होती है आपकी पेन किलर्स। कोई भी जो दर्द है उसको रोकने के लिए पेन किलर्स दी जाती है, इनको एनालिसिक बोलते हैं। एंटीसेप्टिक की बात करें, जब हमारे कोई घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उस घाव पे जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक वहाँ पे लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नहीं यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि बायोमास एनर्जी की बात की जा रही है यहाँ पे। जैव मात्रा की अगर हम बात करें तो इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी। तो यानी कि बायोमास एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये आपकी एटॉमिक एटम से आपके बनती है, फ्यूजन से या फिर फिजन से, किसी भी रिएक्शन से बनेगी। तो ये बायोमास का एक उदाहरण नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें लकड़ी की, तो ये भी एक जैविक उत्पाद है, जिसमें भी जो है जैव मात्रा की ऊर्जा का ये स्रोत है। गोबर गैस की बात करें, कोयले की बात करें, तो ये तीनों जो है ये क्या है? आपके यहाँ पे जैव मात्रा है, यानी कि बायोमास एनर्जी है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? इससे दो क्वेश्चन आते हैं सरदार सरोवर बांध से। एक तो पूछा जाता है सरदार सरोवर जो बांध है किस नदी पे है, जैसा इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली जो सेकंड क्वेश्चन आता है दैट इज ये कौन सी राज्य के अंदर है? तो ये है गुजरात के अंदर। कौन से राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा नदी के ऊपर है, और जो इसका सेकंड पार्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका राज्य, तो वो है गुजरात। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन से, तो कावेरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी के ऊपर है कृष्णा राज बांध। कृष्णा राज बांध ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका के अंदर है। कृष्णा नदी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी के ऊपर दो बांध है, एक आपका नागार्जुन सागर बांध है और एक आपका अलमाटी बांध है। इसके ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट है दैट इज अलमाटी बांध, और एक जो है आपका नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर। ये दोनों डैम किसके ऊपर है? ये आपकी कृष्णा नदी के ऊपर है। और उसके बाद अगर हम बात करें सतलुज नदी, सतलुज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में जो बड़ा बांध है हमारा भाखड़ा डैम, वो भी किस नदी के ऊपर है? वो सतलुज नदी के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी एक जो है फलीदार फसल है? तो दालें जो है फलीदार फसलें होती है, आपकी फलियों के अंदर लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं जो है ये अनाज है आपका, ज्वार वगैरह मिलेट्स में आएंगे आपके। तिल, तिल ये किसके अंतर्गत आता है? आपका तिलहन के अंतर्गत आता है। तिलहन, तिलहन क्या होते हैं? तिलहन होते हैं ऑयल सीड्स, यानी कि ऐसे बीज या ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा प्रीवियस का जो कर्मचारी चयन आयोग था वहाँ पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता था। तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टोटल वेद कितने हैं? चार। चारों के चारों ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? यहाँ पे ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें? अथर्ववेद यानी जादू टोने से जुड़ा हुआ कौन सा वेद है? तो जादू टोने का जो वर्णन है वो आपका अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा। यजुर्वेद जो यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन कांड होते हैं, ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान जो होते हैं उसके बारे में जो वर्णन है वो यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। और सामवेद जो कि आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा है? तो ये है आपका सामवेद, जिसमें आपका संगीत के ज्ञान के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने जो सदस्य हैं वो नामांकित किए जाते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा? तो दो सदस्य। ये किस समुदाय से होते हैं? या एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने? दो। किस समुदाय से रिलेटेड है? एंग्लो इंडियन से। लेकिन अभी 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो है अमेंडमेंट किया था, 104वां अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन 2019 में लेके आई थी, जिसमें इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। यानी कि जो अब एंग्लो इंडियंस है इनको नामांकित नहीं किया जाता। ठीक है, 2020 के बाद 19 में जो है अमेंडमेंट किया गया था, 2020 से लागू हो गया था। 2020 के बाद जो एंग्लो इंडियन की प्रथा थी, यानी कि एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, कहाँ पे? लोकसभा के अंतर्गत दो सदस्य इसके नामांकित किए जाते थे। इसको अब खत्म कर दिया गया है, अब इनको नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन जो है अब यहाँ जैसे यहाँ कर सकते हैं की जगह कर सकते थे या करते थे, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन कितने एंग्लो इंडियंस को जो है नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में? तो दो किया जाता था, लेकिन अब एक खत्म कर दी गई है प्रथा। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ पे डेंसिटी की बात की गई है। डेंसिटी की बात, डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में। किलोमीटर का जो एरिया है 1/1 किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है तो वो कांगड़ा की है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की तो पर
किलोमीटर स्क्वायर में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो रहती है हमीरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली बनेगा आपके एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व निकालें, हम डेंसिटी निकालें, तो 123 व्यक्ति जो है आपके 1/1 किलोमीटर के एरिया में रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, वो है टका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, युआन कहाँ की है? युआन है आपकी चीन की। युआन युआन जो है आपकी कहाँ की मुद्रा है? युआन आपकी चीन की मुद्रा है। और उसी के अलावा येन पूछी जाती है, येन जो है वो जापान की है। रुपए की बात करें तो रुपया भारत का भी जो है आपकी जो है मुद्रा है। इसके अलावा नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। डॉलर जो है आपकी ये यूएसए में चलती है, कनाडा में चलती है। यूएसए और कनाडा में डॉलर चलती है। इसके अलावा और देशों में भी जो है इस मुद्रा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जो है, जाइलम का क्या कार्य होता है पौधों के अंदर? एक जाइलम के बारे में पूछा जाता है और एक फ्लोएम के बारे में। एक जाइलम के बारे में पूछा जाएगा आपसे, एक फ्लोएम के बारे में। देखिए, जाइलम से जो जाइलम है इसका कार्य होता है जल का वहन करना। यानी कि पौधों की जड़ों से लेके, जड़ों से जो पानी होता है, जो खनिज होता है, ठीक है, जो भी मिनरल एब्जॉर्ब करता है पौधा, उसको पौधे के अन्य भागों तक, जड़ों से लेके अन्य भागों तक, उसकी पत्तियों तक, उसकी टहनियों तक जो पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। और पौधे जो भोजन बनाते हैं, जितने भी भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होती है वो की जाती है किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम जो है वो क्या करता है? जितने भी पौधों ने भोजन बनाया है, पत्तियों में भोजन बनाते हैं, उसको अन्य पार्ट में लेके जाता है फ्लोएम। और जो पौधों ने जल ग्रहण किया होता है जड़ों के माध्यम से, उसको जल का जो वहन है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका कार्य उसमें जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है जाइलम द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, पांडुलिपियां क्या है? पांडुलिपियां के बारे में अक्सर पूछा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट से इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ये है हस्तलिखित लेख, यानी कि हाथ द्वारा लिखी गई लिपियां हैं। इनको हम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो पूछा जाता है दैट इज शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस तो ये क्या होती है? शिलालेख होते हैं पत्थर पे या किसी मेटल पे, किसी धातु पे लिखे हुए लेखों को शिलालेख हम बोलते हैं। चित्रकारी, पेंटिंग्स में आ गया आपका, ठीक है। रिंडर पेस्ट, ये काफ़ी जो है प्रचलित बीमारी थी। रिंडर पेस्ट क्या है? ये अफ्रीका में पाए जाने वाले पशुओं का एक काफ़ी बड़ा रोग था, जिससे बहुत मात्रा में जो है वहाँ के पशु मारे गए थे। रिंडर पेस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है? श्रीलंका पड़ोसी देश है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है दैट इज सिंहली। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की वो क्या है? सिंहली। अगर हम बात करें हिंदी, हिंदी हमारी क्या है? हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। कल ही हमने डिस्कस किया था एडीओ के पेपर में, हिमाचल प्रदेश के जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है उसके पेपर में हमने डिस्कस किया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी क्या है हमारी। तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टिकल की, किस आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन है, तो इसका आर्टिकल 343 जो हमारा संविधान का आर्टिकल है उसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय, देखिएगा 2013 का प्रश्न है, तो वहीं के उसी के करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। रोहित शर्मा इसका राइट आंसर था, तो आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारा। जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? तो ये है नालदेहरा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको बनवाया किसने था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है इसको बनाया गया था। और बाद में लॉर्ड कर्जन ने अपनी जो बेटी थी उसका नाम भी इसी जगह के नाम पे, नालदेहरा के नाम पे नालदेहरा रख दिया था। कुफरी की बात करें, कुफरी क्यों इंपॉर्टेंट है? कुफरी में है हमारा पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कुफरी के अंदर, जहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। इसको हम आलू अनुसंधान केंद्र कहते हैं हिंदी में। आलूओं के बारे में यहाँ पे रिसर्च की जाती है, ये है कुफरी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ठीक है, उसका जो है सही कारण नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात की गई है। यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें जो उसका जो ह्रास हो रहा है, उसमें डिक्रीज हो रहा है, या फिर प्राणियों की जो प्रजातियां हैं उसमें ह्रास हो रहा है, उसके लिए एक सही कारण नहीं है कृषि प्रसार, यानी कि कृषि का बढ़ना,
बृहत क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं, लार्ज स्केल पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, पशु चराना या फिर जो हम फ्यूल के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं वो तीव्र औद्योगिकरण। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस गोरखा कमांडर ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था? गोरखा कमांडर ने कब आक्रमण किया था? 1805 में। डायरेक्टली क्वेश्चन जो बनता है, गोरखों ने कांगड़ा पर अटैक कब किया था? 1805 में। इनका कमांडर कौन था? अमर सिंह थापा। कमांडर कौन था? अमर सिंह थापा। नेक्स्ट देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ से था? ये हमारा फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? ये फ्रांस का था। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? यहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो किसका है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र के भाग है जो संबंधित है, जो हमारी किडनी है। वृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। किडनी जो है वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है? तो किडनी का जो काम होता है, जो भी अपशिष्ट हमारे अंदर होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो ब्लड से निकलते हैं, ठीक है, ब्लड को छान के किडनी जो है हमारे ब्लड से जो भी अशुद्धियां होती है उनको छान के जो है टॉयलेट के थ्रू, मूत्र के थ्रू जो है वो निकाल देती है। तो इसका काम है उत्सर्जन का, एक्सर्शन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क, आयरन और, आयरन और जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो आयरन और अनवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनको नेचर जो है दोबारा प्रोड्यूस कर देता है, जैसे सौर एनर्जी होगी, पवन एनर्जी होगी, इनका हम यूज करते हैं तो नेचर इसको दोबारा जो है प्रोड्यूस कर देता है, उसी मात्रा में जो है इसको रिफिल करता रहता है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनका हमने एक बार दोहन कर लिया, एक बार यूज कर लिया, तो उसको जो है रिफिल नहीं किया जाता नेचर द्वारा। जैसे कोई मिनरल हो गया आपका, जैसे लोह अयस्क हो गए, ठीक है, कोई भी और हो गया माफ कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। 100वां क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन इसमें जीके के पूछे गए थे। पहले हम जीके कवर करेंगे चारों पार्टों का, उसके बाद हम इंग्लिश कवर करेंगे, मैथ कवर करेंगे आपका, और हिंदी कवर करेंगे, ठीक है। चारों के चारों पार्ट में आपको डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्वाशक्योर जो रोग है ये किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो रिकेटस नाम का जो रोग है बच्चों में होता है, हड्डियों का रोग होता है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है इसकी विटामिन डी की कमी से। इसके अलावा अगर हम बात करें लोह तत्व की, आयरन की अगर हमारे अंदर कमी हो जाती है तो हमारे को होता है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया होता है जब आयरन की कमी होती है। ये मोस्टली जो रोग है ये लेडीज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें वसा की, तो फैट की कमी से भी जो है बॉडी में कमजोरी आती है, शरीर जो है कमजोर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भी जितने पेपर है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी ही। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।